नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 दिसंबर सन 2025। अष्टमी तिथि आज दोपहर 2:55 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाओं ने हरियाणा में बढ़ाई ठंड, जानिए आगे कैसे रहेगा मौसम का मिजाज। हरियाणा में खत्म हुई डॉक्टरों की हड़ताल, सरकार के साथ बनी सहमति। अब 5G POS मशीनों से होगा डिपो पर राशन का वितरण, आंखों से होगी लाभार्थियों की पहचान। हरियाणा में इन किसानों को मिलने जा रहा है मुआवजा, सरकार ने जारी की 116 करोड़ रुपए की धनराशि। HKRN के जरिए लगे कच्चे कर्मचारियों को तोहफा, नायब सरकार ने बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, 15 दिसंबर से लागू होगा नया नियम, मिलेगा अच्छा फायदा। CBSE बोर्ड ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में किया बड़ा बदलाव, बताएंगे नई अपडेट। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन परिवारों को मकान मरम्मत के लिए मिलेंगे 80,000 रुपए। खुशखबरी, PGI चंडीगढ़ या फिर रोहतक की भागदौड़ से मिलेगा छुटकारा, कैथल में शुरू होगा नया मेडिकल कॉलेज। सरकारी नौकरी अपडेट, UPSC NDA/NA 2026 के लिए आवेदन हुए शुरू, 394 वैकेंसी, 100 रुपए फीस के साथ 12वीं पास करें अप्लाई। भारत में एप्पल का 5वां ऑफिशियल रिटेल स्टोर खुला, नोएडा के DLF मॉल में मंथली किराया 45 लाख रुपए, आईफोन व आईपैड जैसे प्रोडक्ट मिलेंगे। टाटा सिएरा भारत में सबसे ज्यादा माइलेज वाली पेट्रोल कार बनी, इंदौर नेट्रैक्स ट्रैक पर 29.9 किलोमीटर प्रति लीटर का नया माइलेज रिकॉर्ड बनाया। अमेरिका में लगातार तीसरी बार ब्याज दरों में कटौती हुई, लोन सस्ते होंगे, भारत जैसे देशों में विदेशी निवेश बढ़ सकता है। और भारत दूसरा T20 मैच हारा, अफ्रीका ने 51 रन से हराया, यह घर में सबसे बड़ी हार, टीम 162 रन बनाकर ऑल आउट हुई। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में उत्तर पश्चिमी शीत हवाओं का असर दिखाई देने लगा है, जिसके चलते मौसम निरंतर परिवर्तनशील बना हुआ है। पहाड़ों से मैदानी इलाकों में उत्तरी हवाएं कंपकपी छुड़वा रही हैं। कई जगहों पर वातावरण में नमी बढ़ने से सुबह हल्की धुंध भी नजर आती है। दिसंबर महीने की शुरुआत से ही तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हिसार शहर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार हरियाणा में अधिकतर स्थानों पर रात का तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच चुका है। कुछ स्थानों पर एक बार फिर शीतलहर व सूखी ठंड और पाला जमने की स्थिति देखने को मिलेगी। हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिणी जिलों पर 12 से 14 दिसंबर को घनी धुंध होने की संभावना है। ठंड व घनी धुंध के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा सरकार ने राशन डिपो धारकों के लिए बड़ा बदलाव किया है। प्रदेश सरकार ने सरकारी राशन डिपो धारकों को 10,000 नई 5G आधारित पॉइंट ऑफ सेल यानी POS मशीनें देने का बड़ा फैसला किया है। डिपो धारकों को पिछले कई महीनों से 2G मशीनों में धीमी नेटवर्क स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेट व बैटरी खराब जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिससे प्रत्येक आदमी को राशन देने में कम से कम 15 से 30 मिनट तक का समय भी लगता था। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने नई 5G मशीनों की खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। 5G मशीनों में फेस रीडिंग और तोल की भी 2 नई सुविधाएं मिलने जा रही हैं। जनवरी महीने में इन्हें प्रदेश भर के डिपो धारकों तक पहुंचाना शुरू कर दिया जाएगा। नई मशीनों की देखरेख, मरम्मत और अन्य सभी जिम्मेदारी अगले 5 साल तक टेंडर लेने वाली कंपनी की रहेगी। इन नई 5G मशीनों में 2 प्रमुख विशेषताएं होंगी। यह मशीनें फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ साथ आइरिस स्कैनर से भी लैस होंगी, जिससे लाभार्थी की पहचान अब उनकी आंखों की पुतली या फिर चेहरे को स्कैन करके भी की जा सकेगी। इससे उन बुजुर्गों या फिर बच्चों को राहत मिलेगी जिनके फिंगरप्रिंट घिस गए हैं। डिपो में पहले से चलने वाली मशीनों का किराया महीने का 1250 रुपए है। इन मशीनों में सिर्फ बायोमेट्रिक सुविधा है, जबकि नई 5G मशीनों में बायोमेट्रिक, फेस रीडिंग व माप की सुविधा होने से किराए में वृद्धि तय है। इसका मासिक किराया 500 से 700 रुपए अधिक हो सकता है। हरियाणा में किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि इसी साल अगस्त और सितंबर महीने में प्रदेश में भारी बारिश के चलते कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया गया। प्रदेश सरकार द्वारा बाढ़ प्रभावित किसानों को नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया था। अब इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने 53,821 किसानों को 116 करोड़ रुपए से अधिक की मुआवजा राशि जारी की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इसमें बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़
29 लाख रुपए, कपास के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए, धान के लिए 22 करोड़ 51 लाख रुपए और ग्वार की फसल के लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की धनराशि शामिल है। चरखी दादरी जिले में सबसे ज्यादा यानी 23.55 करोड़ रुपए मुआवजा राशि जारी की गई है, जबकि हिसार जिले में 17 करोड़ 82 लाख रुपए, भिवानी जिले में 12 करोड़ 15 लाख रुपए ये मुआवजा राशि जारी की गई है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि खरीफ फसल 2021 में बाजरे की फसल को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को 575 रुपए प्रति क्विंटल की दर से लाभ देने का फैसला लिया गया था। इस फैसले के तहत प्रदेश के 1.57 लाख किसानों को 358.62 करोड़ रुपए की धनराशि बाजरा भावांतर के रूप में जारी की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया गया है कि जिन अधिकारियों या कर्मचारियों और शिक्षकों को सुपरवाइजर या बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे निर्धारित समय सीमा में अपना कार्य पूरा करें। यह आदेश मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए जारी किया गया है। कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग से शिक्षकों को बीएलओ की ड्यूटी से मुक्त करने के निर्देश जारी हुए थे। इस पर चुनाव विभाग ने साफ किया है कि बीएलओ ड्यूटी को आवश्यक और अनिवार्य माना जाएगा। आयोग के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट साल 2007 के फैसले में कहा है कि सभी शिक्षण एवं गैर शिक्षण कर्मचारी चुनाव और मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगाए जा सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार ग्रुप सी कर्मचारी, आंगनवाड़ी वर्कर, संविदा शिक्षक और केंद्र सरकार के कर्मचारी भी बीएलओ बनाए जा सकते हैं। हरियाणा सरकार गरीब एवं अनुसूचित परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में सरकार ने मकान की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता राशि को 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया है। योजना के नियम के अनुसार यदि किसी परिवार का मकान निर्माण हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है तो वह मरम्मत योग्य स्थिति में है, तभी वह लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए अब योग्य परिवारों को 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। पहले यह योजना केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों तक ही सीमित थी, लेकिन राज्य सरकार की ओर से किए गए संशोधन के बाद अब सभी पात्र बीपीएल परिवारों को इस योजना की लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है। जरूरी दस्तावेजों की बात करें तो परिवार आईडी यानी PPP, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री या पानी बिल में से कोई भी 2 दस्तावेज तथा मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। ये फॉर्म आप अपने नजदीकी CSC सेंटर से जाकर ऑनलाइन माध्यम से करवा सकते हैं। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कैथल जिले के गांव सापनखेड़ी में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अगले साल जून महीने में पूरा होने की संभावना जताई गई है। इसका निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है ताकि आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। इस मेडिकल कॉलेज का लगभग 3/3 काम पूरा हो चुका है। इसके शुरू होने पर कैथल सहित आसपास के क्षेत्रों के लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिल पाएगा। इस समय जरूरत पड़ने पर लोगों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल से चंडीगढ़ या रोहतक PGI या फिर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में रेफर किया जाता है। अब 935 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है यह मेडिकल कॉलेज कैथल जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का नया अध्याय लिखेगा। यह मेडिकल कॉलेज कैथल करनाल रोड पर ग्राम पंचायत सापनखेड़ी की 20 एकड़ भूमि पर बनाया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के शुरू होने से 100 MBBS सीटों पर डॉक्टरों की पढ़ाई का रास्ता भी खुलेगा। इसमें 350 व 250 क्षमता के साथ क्रमशः लड़कों व लड़कियों के लिए हॉस्टल भी बनाया जा रहा है। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के तहत आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के माध्यम से लगे कच्चे कर्मचारियों के अनुबंध को आगे बढ़ा दिया गया है। ऐसे में इन कच्चे कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा दिया गया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने इन कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को 31 मार्च 2026 यानी अगले 4 महीने तक बढ़ा दिया है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से लगभग 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को राहत मिली है। उन्हें नौकरी की सुरक्षा के साथ साथ वेतन वृद्धि, ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी मिलेगा। सरकार का यह निर्णय कर्मचारियों के हित में एक बड़ा कदम है। इसे लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में जानकारी दी गई है कि विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट को 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में अब कर्मचारियों का अनुबंध 4 महीने के लिए बढ़ चुका है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी CBSE ने कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बदलाव किया है। अब स्टूडेंट्स को साइंस और सोशल साइंस के पेपर अलग अलग सेक्शन में हल करने होंगे और आंसर भी निर्धारित सेक्शन में ही देने होंगे। इस संबंध में बोर्ड ने एक डिटेल्ड नोटिस जारी किया है। पैटर्न में ये बदलाव साल 2026 के बोर्ड परीक्षा में लागू होंगे। बोर्ड का कहना है कि इससे कॉपियों का इवेल्युएशन बेहतर तरीके से हो पाएगा। स्टूडेंट्स को आंसर शीट में साइंस के लिए 3 सेक्शन और सोशल साइंस के लिए 4 सेक्शन बनाकर आंसर लिखने होंगे। हर सवाल का
जवाब उसी संबंधित सेक्शन के लिए निर्धारित स्थान में ही लिखना होगा। किसी एक सेक्शन के उत्तर को दूसरे सेक्शन में लिखना या मिलाना नहीं है। अगर आंसर मिक्स किए गए तो उनका मूल्यांकन नहीं हो पाएगा और कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। सीबीएसई ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों को अभी से इस नए बदलाव के तहत उत्तर लिखने की तैयारी करवाएं। स्कूलों में हो रही प्री बोर्ड परीक्षाओं में भी इन दिशा निर्देशों को लागू करने का आदेश दिया गया है। बोर्ड के मुताबिक स्कूल छात्रों को सीबीएसई की वेबसाइट पर जारी सैंपल पेपर से अभ्यास करवा सकते हैं। बोर्ड का मानना है कि इस बदलाव से कॉपियों की जांच ज्यादा व्यवस्थित तरीके से होगी और मूल्यांकन की गुणवत्ता बेहतर होगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कृषि विकास अधिकारियों की चयन प्रक्रिया पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस भर्ती के लिए आयोजित स्क्रीनिंग टेस्ट में कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों के सवाल पूछे गए। ऐसे में यह मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट की तरफ से सुनवाई के बाद एडीओ की चल रही चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 दिसंबर को होगी। याचिकाकर्ताओं ने स्क्रीनिंग परिणाम को रद्द करने और प्रासंगिक सिलेबस के साथ परीक्षा को फिर से आयोजित करने या नेगेटिव मार्किंग के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए हटाए गए 9 प्रश्नों की फिर से चेकिंग की मांग की है। उन्होंने यह भी मांग की कि शॉर्ट लिस्टिंग के मानदंडों में थोड़ी ढील दी जाए या आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अतिरिक्त रूप से शामिल किया जाए। हरियाणा के हड़ताली डॉक्टरों और राज्य सरकार के बीच गुरुवार रात सहमति बन गई। सहमति बनने के बाद हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के डॉक्टर देर रात अपने काम पर लौट आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की अध्यक्षता में राज्य सरकार और एसोसिएशन के बीच करीब 5 घंटे चली बैठक में मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन यानी एसीपी पर तो सहमति नहीं बनी, मगर उसकी सरकार ने विकल्प के तौर पर आयुष्मान योजना के तहत ऑपरेशन व इलाज करने पर इंसेंटिव देने का प्रस्ताव दिया। इस पर डॉक्टरों की सहमति बन गई। बाकी 3 अन्य मांगों पर भी राज्य सरकार और डॉक्टरों के बीच सहमति बन गई है। अन्य मांगों में एसएमओ की सीधी भर्ती पर भी सहमति बन गई है। इस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया है कि अन्य राज्यों के प्रावधानों का अध्ययन करने के बाद उचित अवधि के भीतर लागू किया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि हड़ताल की अवधि के दौरान डॉक्टरों की अनुपस्थिति की अवधि को देय अवकाश माना जाएगा, बशर्ते एचसीएमएस एसोसिएशन स्वास्थ्य सेवाओं को फिर से बाधित नहीं करेगा। इन सहमति के बाद डॉक्टरों ने तत्काल हड़ताल वापस लेने पर अपनी सहमति बना दी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम यानी सीजीएचएस और एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ईसीएचएस से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई गाइडलाइंस जारी की है। रक्षा मंत्रालय ने ईसीएचएस के पैनल में शामिल हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बदले हुए सीजीएचएस रेट लागू करने की जानकारी दी है, जो 15 दिसंबर 2025 से लागू होंगे। पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों के साथ सभी मौजूदा एग्रीमेंट 15 दिसंबर को रद्द हो जाएंगे। अस्पतालों को सीजीएचएस या ईसीएचएस के तहत सर्विस देना जारी रखने के लिए डिजिटल तरीके से फिर से अप्लाई करना होगा। उन्हें नए नियमों को स्वीकार करना होगा और 90 दिनों के अंदर समझौता साइन करना होगा। अस्पतालों को 15 दिसंबर से पहले अंडरटेकिंग देनी होगी। यदि अस्पताल अंडरटेकिंग जमा नहीं कर पाता है तो उसे आप ही डी पैनल कर दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से सीजीएचएस और ईसीएचएस लाभार्थियों को सीधा लाभ पहुंचने वाला है। पुराने रेट्स को लेकर अस्पताल लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि मेडिकल लागत बढ़ने के बावजूद भुगतान दरें अपडेट नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ पेंशनर और सरकारी कर्मचारी भी बिलिंग में पारदर्शिता चाहते हैं, इसलिए नए नियम खर्चों में समानता लाने और डिजिटल क्लेम प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए लाए गए हैं। साल 2025 में सीजीएचएस सिस्टम में कई बदलाव किए जा चुके हैं, जैसे पेंशनरों के लिए कैशलेस सुविधा, रेफरल सिस्टम को पूरी तरह से डिजिटल करना, अस्पतालों पर सख्त पेनल्टी लगाना व बढ़ाना। इसके साथ ही सर्जरी, आईसीयू, डायलिसिस और रूम रेट जैसी दरों को भी अपडेट किया गया है। जो भी युवा नौकरी की तलाश में है उनके लिए एक अच्छी खबर है। अगर आप भी अपने लिए रोजगार तलाश रहे हैं तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान दिल्ली की तरफ से ड्राइवर व कनिष्ठ सहायक के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे भारतीय डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदकों से अनुरोध है कि पहले वे पदों से संबंधित योग्यता को अच्छी तरह से जांच ले तथा उसके बाद ही अपने आवेदन करें। जूनियर सहायक के पदों के लिए आवेदक प्रथम श्रेणी न्यूनतम 60% से स्नातक या स्नातकोत्तर, अंग्रेजी माध्यम तथा टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की गति व कंप्यूटर पर एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। मोटर कार ड्राइवर के पदों के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा उसके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए। उम्मीदवार को कोई भी आवेदन शुल्क के रूप में पैसे जमा नहीं करने होंगे। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर है। सैलरी 19,000 से 19,800 रुपए पर मंथ और अदर अलाउंसेस भी दिए जाएंगे।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सोनीपत पहुंचे और सुभाष स्टेडियम से अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की शुरुआत की। जिले के गरीब, जरूरतमंद और अंत्योदय परिवारों को सरकारी योजनाओं को लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कार्यक्रम संपन्न हुआ। सोनीपत की ऐतिहासिक भूमि से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2.0 की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार का संकल्प समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के दूसरे चरण के तहत प्रदेश भर में मेले आयोजित किए जाएंगे, जिससे गरीब और जरूरतमंद परिवारों को कौशल विकास, रोजगार, ऋण सुविधा और सरकारी योजनाओं का लाभ एक ही मंच पर उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ सोनीपत की धरती से हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस बार पूरे राज्य में 14 स्थानों पर मेले आयोजित किए जा रहे हैं। मेले में पेंशन, बीपीएल सेवाएं, राशन कार्ड, कृषि, पशुपालन, शिक्षा, हेल्थ और रोजगार संबंधी सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई गई हैं। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को समान अवसर, कौशल विकास, रोजगार और जीवन स्तर में सुधार का अवसर प्रदान करना है। टाटा मोटर्स की हाल ही में लॉन्च हुई एसयूवी सिएरा भारत में सबसे ज्यादा माइलेज वाली पेट्रोल कार बन गई है। कार ने इंदौर के नेट्रेक्स टेस्ट ट्रैक पर हुए टेस्ट में 29.9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज हासिल किया, जो फ्यूल एफिशिएंसी का नया रिकॉर्ड भी है। इससे पहले यह रिकॉर्ड फोक्सवैगन टाइगून 29.8 किलोमीटर प्रति लीटर के नाम था। हाइपेरियन पेट्रोल इंजन वाली इस एसयूवी ने लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय की, जो कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। यही नहीं, कार ने 222 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड भी हासिल की। नेट्रेक्स ट्रैक पर टेस्ट किया गया। 30 नवंबर को ये टेस्ट लिया गया। इसमें पिक्सल मोशन की टीम के प्रोफेशनल ड्राइवर्स ने कार को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लगातार 12 घंटे तक चलाया गया। हालांकि ड्राइवर बदलने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लिए गए, लेकिन बाकी समय कार लगातार चलती रही। टेस्ट के लिए नेट्रेक्स का बंद ट्रैक इस्तेमाल किया गया, जहाँ ट्रैफिक सिग्नल या फिर रोड की खराबी जैसी परेशानियां नहीं थी। एवरेज स्पीड 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई, ताकि इंजन अपने बेस्ट आरपीएम रेंज में काम कर सके। कुल दूरी तकरीबन 800 किलोमीटर रही। टाटा ने कहा है कि ये आंकड़े कंट्रोल्ड कंडीशन में है, रियल वर्ल्ड में माइलेज कम हो सकता है। टाटा सिएरा 3 इंजन ऑप्शन के साथ आती है। कार में जिस इंजन का टेस्ट किया गया है वह टाटा का नया डेवलप किया गया इंजन यानी 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर TGDI हाइपरियन टर्बो पेट्रोल इंजन है, जो कि 160 PS की पावर और 255 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। टेस्ट के दौरान कार ने 222 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड भी हासिल की, लेकिन ग्राहकों की सेफ्टी के लिए स्पीड 190 किलोमीटर प्रति घंटा तक लिमिटेड होगी। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये फिगर्स सिटी या हाईवे पर वैलिड नहीं है, जहां ब्रेकिंग और ट्रैफिक माइलेज को 20 से 25% तक कम कर देते हैं। टाटा मोटर्स ने 25 नवंबर को अपनी मोस्ट अवेटिंग एसयूवी सिएरा को भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। भारतीय शेयर बाजार में बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 426 अंक की तेजी के साथ 84,818 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी तकरीबन 140 अंक की बढ़त देखने को मिली और ये 25,898 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी रही। निफ्टी के 50 में से 39 शेयर तेजी के साथ बंद हुए। बैंकिंग, एनर्जी और ऑटो शेयर्स में खरीदारी देखने को मिली। चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। चांदी 2,793 रुपए बढ़कर 1,88,281 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गई है। इस साल इसकी कीमत 1,0971 रुपए यानी 117% बढ़ चुकी है। वहीं सोना 808 रुपए बढ़कर 1,28,596 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,17,794 रुपए प्रति 10 ग्राम के लेवल पर पहुंच गया है। इस साल अब तक सोने की कीमत में 52,434 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है। रुपया 11 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर यानी 90 रुपए 47 पैसे पर पहुंच गया है। लगातार विदेशी फंड्स की निकासी ने रुपए पर दबाव बनाया है। रुपया 2025 में अब तक 5% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। रुपए में गिरावट का मतलब है कि भारत के लिए चीजों का इंपोर्ट महंगा होना है। इसके अलावा विदेश में घूमना और पढ़ना भी महंगा हो चुका है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।